पहले बोर्ड को फोकस करेंगे हम बोर्ड की तरफ। ठीक, तो आज स्टूडेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया। मैं 11th का क्लास पढ़ाता था पॉलिटिकल साइंस का, तो आज मुझे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया सर आप हमें 12th के भी क्लासेस दे दीजिए। तो आज मैंने स्टार्ट किया कि हम पेपर 20 से स्टार्ट करेंगे। अपना आज का यूनिट हमारा है नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज की थी, नवा डेज में बिजी रहता हूँ मैं, अपना अच्छी तरह प्रिपरेशन करता हूँ एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि अब बेकार भी बहुत टाइम हो गया कोविड-19 से घर में रहते हुए। तो मैं अपनी प्रिपरेशन भी करता हूँ। कभी कभी मैं सोचता हूँ कुछ गवर्नमेंट का जॉब मिलना चाहिए हमें। हम प्राइवेट टीचर्स हैं, वी आर सफरिंग ए लॉट ड्यू टू कोविड-19, और मैं अपनी प्रिपरेशन भी आज करता हूँ। मैंने अब सोचा, मुझे कल कुछ स्टूडेंट्स ने व्हाट्सएप से मैसेज की थी सर आप स्टार्ट करिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा पेपर बी का जो है पॉलिटिकल साइंस का है ये हमारा। तो इसमें हम स्पेशली देखते हैं, ये क्लास 12 के लिए है। तो नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स आपके फर्स्ट यूनिट का नाम है। हमारे अप्रोक्सीमेटली हमारे यूनिट्स जो है ये है 18 चैप्टर्स के। 9 चैप्टर्स पेपर ए में आते हैं और 9 चैप्टर्स पेपर बी में आते हैं, और 9 + 9 को आप ऐड करते हैं तो ये 18 बन जाता है। तो अब इसको हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट आते हैं नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। देखो dear students, first of all we have to provide the introduction regarding the various issues, regarding the various pointers which is known as the basic concepts of this political science and nation building and its problems. Dear students, आप सभी जानते हैं, आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। तो 15 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ? इसके दिन हम माने जाते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमें इस पॉइंट में पता चलेगा कि इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया जो मानी जाती है, इस टाइम पे इंडिया एक सेपरेट कंट्री वजूद में आया। इसी तरह से 14 अगस्त 1947 में क्या हुआ? इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। 15 अगस्त के दिन क्या हुआ? इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ तक आपको ये बात पता होनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान एक ही थे, और इसके बाद 14 और 15 अगस्त के दिन ये डिवाइड हो गए। इनको डिवाइड किसने किया? अगला वाला पॉइंट रहेगा, इनको डिवाइड किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। इनको डिवाइड किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो यहाँ तक हमें पता चला इनको डिवाइड किसने किया? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ओबवियसली 14 अगस्त 1947 के दिन क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। एंड 15 अगस्त के दिन क्या हुआ? क्रिएशन ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन, हु वाज लॉर्ड माउंटबेटन? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। BIB stands for British, S stands for India. सो इससे ये जो है, इसने लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया? इसने इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया। तो आगे आप देखेंगे, होप से बोर्ड की तरफ आप देखिए। मैं थोड़ा सा कैमरा को पहले फोकस कर लेता हूं। ठीक, तो यहाँ तक हमें पता चला 14 अगस्त के दिन क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई, 15 अगस्त के दिन क्रिएशन ऑफ इंडिया हुई।
तो यहाँ तक हमें इस बात का पूरा परिचय मालूम हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया और पाकिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड किया और 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान वजूद में आया, 15 अगस्त के दिन इंडिया वजूद में आया। इसी तरह से लॉर्ड माउंटबेटन जो माने जाते हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, इसने एक लाइन ऑफ डिमार्केशन बनाई। इसने बोला हमने इंडिया को और पाकिस्तान को डिवाइड किया है, इसलिए हम एक लाइन ऑफ डिमार्केशन रखेंगे। ये लाइन ऑफ डिमार्केशन इसने क्या किया, इसने लाइन ऑफ डिमार्केशन खींची। Dear students, you should be very well clear about these things that a line of demarcation or line of division it divides the, or we can say it is known as Radcliffe line. It is known as Radcliffe line. सपोज बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं, लाइन विच डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान, इट्स ए लाइन विच डिवाइड्स इंडिया एंड पाकिस्तान, नेमली रेडक्लिफ लाइन, एंड लाइन विच डिवाइड्स इंडिया एंड चाइना इज नोन एज मैकमोहन लाइन। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको पूरा पता होना चाहिए मैकमोहन लाइन क्या है। ए लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ए लाइन बिटवीन India and Pakistan, a line between the India and Pakistan, एंड इसी तरह से बड़े बड़े एग्जामों में आते हैं डोनाल्ड लाइन, ए लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, डोनाल्ड लाइन। ये सभी आप पॉइंट्स लिख के रखिए 12th वाले। ए लाइन बिटवीन द इंडिया एंड अफगानिस्तान, इन बातों का आपको पूरा अवेयरनेस होनी चाहिए ताकि ये बड़े बड़े एग्जाम्स में जब आप जाते हैं वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट नहीं होने जाने चाहिए, आपको इस बात का पूरा इल्म होना चाहिए। So a line between India and Pakistan is known as a Radcliffe line, and the line between India and China is known as McMahon line, and the line between India and Afghanistan is known as Donald line. Again, I will repeat: a Radcliffe line, a line between India and Pakistan, and McMahon line, a line between India and Pakistan, not India and Pakistan. A McMahon line, इंडिया एंड चाइना, सॉरी यहाँ पे हमने लिखा इंडिया एंड चाइना, यहाँ पे लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इज नोन एज मैकमोहन लाइन, एंड द लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान इज नोन एज डोनाल्ड लाइन। सो आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। ट्रायर स्पीच, तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम थोड़ा सा लिखेंगे, हमें नेहरू के बारे में ही ज्यादा देखना है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है, ही इज नोन है, लिख के रखिए इस पॉइंट्स को डियर स्टूडेंट्स, आप इंसिस्ट करते हैं। I hope you will write these points, you will subscribe my channel. And P.T. Nehru is known as the father of the India's foreign policy, father of the India's foreign policy, So P.T. Nehru is widely known as the father of the India's foreign policy, or the architect of India's foreign policy, or the architect of the India's FP foreign policy। तो यहाँ तक हमें पूरा पता चला। फॉरेन पॉलिसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आइडियाज, कंसेप्ट्स, बिलीफ्स, जब भी हम कभी किसी मुल्क के साथ हमें बायलैटरल रिलेशनशिप रखनी है, हमारे आइडियाज क्या हैं, हमारे बिलीफ्स क्या हैं, हमारे कंसेप्ट्स क्या है, और इस सेट ऑफ आइडियाज, फॉर एग्जांपल
हमने ए को एम्बेसडर बनाया, यहाँ पे एग्जांपल दूंगा मैं आपको। ए को हमने एम्बेसडर बनाया इंडिया का, इसको यूएन में जाना है, इसके पास कैसे आइडियाज होने चाहिए और लॉजिकल एंड रेशनल स्टेटमेंट्स, उसी को हम बोलते हैं फॉरेन पॉलिसी। इन शॉर्ट वी कैन से इट इज अ सेट ऑफ आइडियाज, बिलीफ्स, concepts which a leader has to keep in mind while representing his nation at the international level। आपको लीडर बनना है, आपका दिमाग कैसा है, आइडियाज क्या हैं, आप कैसे जाएंगे, अपने मुल्क को कैसे आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम बोलेंगे फॉरेन पॉलिसी। अब आगे हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस लेसन के रिलेटेड। ये हमारा जो लेसन है तो इसमें हम देखेंगे, अब आगे बढ़ेंगे हम थोड़ा सा। तो चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहले क्वेश्चन हमारा आएगा चैलेंजेस ऑन द ईव और टाइम, ऑन द ईव और टाइम। देखो बच्चों, आपको क्वेश्चन ऐसे आएंगे ऑन द ईव ऑफ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, challenges on the eve or time of independence। ठीक, challenges on the eve or time of independence हमें देखना है यहाँ पे। आगे आप फोकस करिए बोर्ड की तरफ आप। तो चैलेंजेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस में हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है चैलेंज नंबर फर्स्ट, एकोमोडेशन एंड यूनिटी। accommodation and unity, accommodation and unity, इस वाले पॉइंट में हम इलोबरेट करेंगे आपको कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1947 when India was partitioned, तो हमें यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एकोमोडेट करना था। accommodation and unity means that we have to shelter, we have to provide the shelter, we have to provide a shelter to the number of population, to the number of population or people, तो एकोमोडेट करना था इंडिया को पहले। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था पार्टीशन के बाद, because India is known as the land of diversity। अब हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, नेहरू के पास, सरदार पटेल के पास या गांधी के पास, इन सब के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एकोमोडेशन एंड डाइवर्सिटी। एकोमोडेशन हम बोलते हैं जगह को। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा रूम है हमारे पास, हम उसमें कितने बंदों को एकोमोडेट कर पाते हैं। तो एकोमोडेशन एंड डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन एंड डाइवर्सिटी, यहाँ पे कौन कौन रहते हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस एटसेट्रा, बुद्धिस्ट भी रहते हैं, लेकिन इनको एकोमोडेट करना बहुत ज्यादा कठिन प्रॉब्लम थी। तो एकोमोडेशन एंड डाइवर्सिटी, एकोमोडेशन एंड डाइवर्सिटी हमें उस टाइम पे क्या करना था, बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी। इनको यूनाइट करना था, मुस्लिम्स को, हिंदूज को, क्रिश्चियंस को, और दैट मींस वी नीड अ टाइप ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। Here it was very much big problem, national integration, national integration। So first of problem ये थी accommodation। Dear students, accommodation means to provide a sufficient place to Hindus, Muslims, Christians, Sikhs etc। अब इंडिया में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि पार्टीशन हुई थी, ज्यादा खून रेजी हुई थी उस टाइम पे। तो दूसरा हम पॉइंट एलोबरेट करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, establishment of democracy। Dear students, number second challenge was to provide responsible and accountable government। हम कभी भी बोलते हैं डेमोक्रेसी क्या है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है, फजूल के रट्टे लगाते हैं। रेस्पॉन्सिबल प्लस अकाउंटेबल गवर्नमेंट,
आप लोगों ने वो इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन याद रखी है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। देखो ये डेफिनेशन आउटडेटेड है, आप आगे ध्यान दो। डेमोक्रेसी मीन्स रेस्पॉन्सिबल प्लस अकाउंटेबल गवर्नमेंट, नो नीड टू प्रोवाइड द आउटडेटेड डेफिनेशन। सेकंड चैलेंज हमारे पास था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, हम कैसे डेमोक्रेसी को वजूद में लाएंगे। उस टाइम पे डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी, सोशल, इकोनॉमिक, मॉरल, पॉलिटिकल। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब इसको किसने आगे बढ़ाया? सरदार पटेल ने, पीटी नेहरू ने, इन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा किया। इन्होंने इंडिया में डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश किया। अब पॉइंट नंबर थर्ड की तरफ हम जाएंगे, डेवलपमेंट एंड वेलबींग। इसमें तीन चैलेंजेस आते हैं, डेवलपमेंट एंड वेलबींग एक चैलेंज मैंने आपको पढ़ाया, एकोमोडेशन एंड यूनिटी। अब दूसरा मैंने आपको पढ़ाया डेवलपमेंट में नॉट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड वेलबींग। यहाँ के लोग एग्रीकल्चरल लोग थे, जैसे आप सभी को पता है इंडिया एग्रीकल्चरल लोग यहाँ पे थे। इंडिपेंडेंस के टाइम पे 85% लोग कौन थे? इलिटरेट्स। और 15% लोग कौन थे? एजुकेटेड। तो ज्यादातर लोग किस पे डिपेंड थे? एग्रीकल्चर पे। तो जो पहला फायर प्लान बना 1951 से लेके 1956 तक, इसको एग्रीकल्चरल प्लान रखा गया नाम। इसका नाम क्या रखा गया? एग्रीकल्चरल प्लान। ये प्लान पीसी महालनोबिस ने दिया था। इस बार नहीं, ये के एन राज ने दिया था, सॉरी, के एन राज, एन इकोनॉमिस्ट। ये वाला प्लान जो है 1950, जैसे हम डेवलपमेंट हमें करना, कैसे हम डेवलपमेंट करेंगे? एग्रीकल्चर को बढ़ाएंगे, इंडस्ट्रीज को बढ़ाएंगे, नए नए कंसेप्ट वजूद में आएंगे। तो 1951 से लेके 1956 का जो प्लान है, तो यहां तक मैंने आपको पढ़ाया चैलेंजेस। तो थोड़ा सा और हम एलोबरेट आपको करेंगे। एकोमोडेशन नंबर 1 चैलेंज था, एकोमोडेशन एंड यूनिटी। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमें ईसाइयों को, मुस्लिम्स को, हिंदुओं को हमें एकोमोडेट करना है। इसके लिए हमारे पास एक लीडरशिप का होना लाजमी था, और वो नेहरू ने उस टाइम पे निभाया। दूसरा पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया में उस टाइम डेमोक्रेसी को बढ़ाना था। डेमोक्रेसी को कैसे बढ़ाएंगे? जब तमाम लोग इंटीग्रेट होंगे, कोऑपरेट करेंगे, फ्रेटरनाइज हो जाएंगे, उससे हम डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह से डेवलपमेंट एंड वेलबींग, हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बढ़ाना था। जैसे उस टाइम पे 85% लोग अनपढ़ थे, 15% एजुकेटेड थे, और ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे। तो इसको बढ़ाना था। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, चैलेंजेस ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। Tomorrow I will deliver one more video for you. That video will be Nehru's approach to nation building. Nehru's approach to nation building, tomorrow we will discuss this very thing. उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे डेवलप किया, उसने एजुकेशन को कैसे डेवलप किया, उसने पॉलिटिकल सेक्टर को कैसे डेवलप किया। So this is all for today. This is especially for the 12th class political science students, because they insist me to provide the video. And this I hope you will subscribe my channel, so you will press the bell icon, and you will share my channel with your friends. Thank you very much.